अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट खुदा शाह। नाजरीन, बल्ले का निशान पीटीआई को वापस दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इसके अलावा कागजात नामजदगी मंसूर और मुस्तरद होने का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करें बानी चेयरमैन पीटीआई की, तो अब वो लाहौर के बाद मियाँ वाली से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए जा चुके हैं और परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी जो हैं वो अब मुस्तरद हो गए हैं और अपील पे जो फैसला था वो बरकरार रखा गया है। नाज़रीन, 28 रोज़ बाकी हैं और नून लीग की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। उसकी वजूहात क्या हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और अभी तक एमक्यूएम और पीएमएल नून की जो सीट एडजस्टमेंट है वो अभाम का शिकार ही है और आईपीपी से भी मामलात अभी तक वाजे नहीं हो सके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर जर्नल एंकर पर्सन भी हैं और तज्जियाकार भी हैं। उनकी जानिब बढ़ेंगे। इमरान साहब, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और ये क्या पीटीआई को एक तरह से गेंद नहीं बना दिया गया? कभी बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, कभी उनको दोबारा वापस कर दिया जाता है और 28 रोज़ बाकी हैं और इस टाइम तमाम की तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। उस सूरत हाल में कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खुदा बात ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात से उसका निशान नहीं लेना चाहिए और ख़ास तौर पे देखिए, आपको 1001 इख्तलाफ हो सकते हैं बानी पीटीआई की सियासत से, बानी पीटीआई की ज़ात से, बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से, लेकिन आप इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकती कि मौजूदा सूरत हाल में, ख़ास तौर पे मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। नो डाउट। अगर कुछ लोग उससे नाराज़ हैं या कुछ लोग उसको वोट देना चाहते हैं तो ये फैसला आवाम को करना चाहिए, ना कि खुद कुछ अरबाब इख्तियार को। तो मैं समझता हूँ आज ये पीटीआई की फतह नहीं हुई, जमहूरियत के लिए एक अच्छा दिन है, जमहूरियत के लिए फतह का दिन है कि तमाम सियासी जमातें, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें जाएं, अवाम जिनको वोट दे के मुंतखब करें वो हुकूमत बना लें और जिसको रिजेक्ट कर दें वो चुप करके घर बैठ जाए। लेकिन ये मामला नहीं है कि आप किसी को सियासी निशान से ही उसके जो है वो महरूम कर दें, इंतखाबी निशान से ही, और किसी को आप ये कहें कि नहीं आपको पूरी सपोर्ट करनी है। अच्छा इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से पीटीआई के अंदर से भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और बल्ले का निशान जब वापस भी ले लिया गया था और दोबारा से उसको चैलेंज भी किया गया था, तो अकबर एस बाबर साहब की बात कर लें तो उन्होंने भी ये चैलेंज किया था कि जी हम तो हिस्सा ही नहीं है, हम पुराने लोग हैं, हम साथ खड़े रहे थे, तो हमें तो बताया नहीं था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो हमारे बगैर हुए हैं, हम नहीं उनको मानते हैं। देखिए, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है। अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो यहाँ जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आपको एक पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासी जमात जो है वो कोई भी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, ये हमेशा शख्सियत परस्ती पे पाकिस्तानी सियासी जमातें जो हैं वो काम करती हैं। किसी सियासी जमात में आपको देखने को भी जमहूरियत नहीं मिलेगी। ये तमाम लोग जमहूरियत के दावेदार तो ज़रूर हैं, अलम बरदार तो ज़रूर बनते हैं, लेकिन ये कहना कि ये खुद अपनी जमातों में जमहूरियत रखते हैं, ये बिल्कुल जो है झूठ है और कड़वा सच है। अगर आप इस मामले को देख लें तो आपको ये पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून में किस तरह से होता है। नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कोई वहाँ पे बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की मिसाल लें तो जरदारी साहब की मर्जी के बगैर वहाँ कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे जेल में हो, जेल की सलाहों के पीछे हो, बाहर हो, मर्जी उसी की चलेगी, मर्जी उसकी जो है वो जो चाहेंगे वही होगा। अकबर एस बाबर ज़रूर बानी रुकन होंगे, उनकी बड़ी खिदमात होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो पार्टी के अलमबरदार नहीं हैं उस तरह से, वहाँ पे उनकी उस तरह से नहीं चलेगी। अदालतों ने शवाहिद की बिना पे फैसले करने होते हैं, अदालतों ने सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी या उससे बालातर होकर ये फैसले करने हैं, और अदालत जो है उसमें मैं ये समझता हूँ कि आज अगर फैसला हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है, तो बिल्कुल
अब इलेक्शन में दिन भी बहुत बिल्कुल, कम रह 28 गया, अब रोज तो बाकी एक हैं। महीना भी नहीं रह गया। तो जब एक महीने से भी कम अरसा रह गया और माहौल इलेक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक ऑन ग्राउंड आपको इलेक्शन उस तरह से नजर नहीं बिल्कुल, आते। मैं अगला सवाल यही करना चाह रही थी कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बस अब कुछ ही वक्त रह गया है, 28 रोज बाकी है इंतखाबात होने में, तो किसी भी सियासी जमात की जानिब से कोई उस तरह बड़ा जलसा अब सामने नहीं आया है और इलेक्शन कैंपेन जो है वो सुस्त रवि का शिकार आपको क्यों लग रहा है? वजह क्या है, सुस्त रवि का क्यों शिकार? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी तक वो माहौल नहीं बन सका। उसकी एक वजह तो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो अभी अदालतों के मामलात में मसरूफ़ है। दूसरी सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, उनके अपने मसाइल हैं। देखें, पीपल्स पार्टी अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो शायद आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। अवामी राब्ता मुहिम में, जलसों में, इंतहाबी दफातर में, सारे मामलात में अगर आप देखें तो वो एक्टिव हैं। लेकिन अलमिया ये है कि पंजाब जो कि सबसे बड़ी ग्राउंड है इलेक्शन में और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता लाहौर से होके जाता है। पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह से जितना मर्जी वो एक्टिव हो जाए, लेकिन उस तरह से अवाम में उसकी जड़ें अब नहीं हैं, अवाम में उसकी मकबूलियत नहीं है, अवाम के साथ उसका राब्ता उस तरह से नहीं है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज यही दो जमातें हैं जिनका ना सिर्फ टकराव होगा बल्कि इलेक्शन भी आपको इन्हीं के दरमियान देखने को मिलेगा। तो इमरान साहब, बिलावल भुट्टो आप चूँकि लाहौर से जो है उन्होंने कागजात नामजदगी उनके मंजूर हुए हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है बिलावल के यहाँ पे इलेक्शन लड़ने से? देखें, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो NA 127 से इलेक्शन यहाँ लाहौर से कर रहे हैं, वहाँ आपको बहुत सी जो है एक्टिविटीज़ ज़रूर नज़र आएंगी। बिलावल भुट्टो की वजह से वहाँ गर्मा गर्मी भी होगी, बिलावल भुट्टो की वजह से वहाँ पे अवाम में ख़ास तौर पे जियालों में जोशो खरोश भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिलावल शायद लाहौर में खुद भी अपनी सीट आराम से जीत सकें। मुझे ऐसा महसूस होता है और ख़ास तौर पे जो सर्वेस भी हुए हैं, आपको हैरत होगी कि बाद सर्वेस में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस बल्कि एक यही लाहौर के एक चैनल ने जो कि हेड ऑफिस जिनका लाहौर में है, उन्होंने एक सर्वे करवाया और उसमें भी पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी की तीसरी चौथी पोजीशन आई है। यानी पहले वो जो विनिंग डाइस होता है उस पर भी बिलावल भुट्टो उस तरह से नजर नहीं आए। लेकिन इलेक्शन है, उसके आखिरी वक्त तक आप किसी के बारे में हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। अभी उस तरह से माहौल बना नहीं। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जियालों के जरिए से आवाम में एक दफ़ा फिर वो जोशो खरोश पैदा करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन मुझे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा महसूस नहीं होता कि लाहौर में पीपल्स पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी मिले, इवन वो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी की ही सूरत में क्यों ना। अच्छा इमरान साहब, जैसे कि इलेक्शन कैंपेन सुस्त रवि का शिकार है, वो माहौल नहीं बन पा रहा है और दिन भी बहुत थोड़े रह गए हैं, टिकट्स की तकसीम में भी सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है पार्टीज़ की जानिब से। सिर्फ नून लीग की अगर बात करें तो खाली उन्होंने बलूचिस्तान से पार्टीज़ वो टिकट्स की तकसीम ऐलान किया है, बाकी किसी भी सूबे से उनकी जानिब से अभी टिकट्स की तकसीम नहीं हुई है और सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी अभी तक भाम का शिकार है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी सियासत को आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में वैसे तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में आम तौर पर दो तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक होती है पॉपुलर पॉलिटिक्स और दूसरी होती है पावर पॉलिटिक्स। अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत को देखें तो वो हमेशा पावर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स पे खेलते हैं और उनका मतलब नज़र हमेशा उसी तरह से होता है। अब भी जो सूरत हाल है और जिस तरह से रावी मुस्लिम लीग नून के लिए चैन लिख रहा है, उसमें उनकी सारी तवज्जो जो है वो इस तरह से है कि वो अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन होते हैं और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह से दूसरी जमातों के साथ मिलके हुकूमत बना सकते हैं, हुकूमत बना सकेंगे। इमरान साहब, इस पे हम मजीद भी डिटेल से करेंगे। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर से खुशामदीद। और स्टूडियो में हमारे साथ इमरान याकूब साहब मौजूद हैं और बात कर रहे थे हम इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। बल्ले का चूँकि निशान जो है वापस मिल चुका है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अकबर एस बाबर साहब ने। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पीटीआई वालों के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन आपकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया है इस हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये ताज़ा तरीन जो कब्ज़ा ग्रुप आया है चंद वकला की शक्ल में, जो कि टिकट की बंदरबान शुरू है, जिसके खिलाफ कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में वर्करों ने एहतजाज किया। और मैं इन्हीं मामलात की निशानदेही कर रहा था कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात जब अपने वर्कर्स को उनके बुनियादी आइनी हकूक नहीं देती और उस पर डाका डालती है, जैसा कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने कराए, तो वो उसके मकसद सिर्फ यही है कि जो पीटीआई का वोट बैंक है, जो पहले एटीएम्स के कब्जे में था, उजरती सियासतदानों के कब्जे में था और चंद पार्टी के अपने जो कंगले थे उनके कब्जे में था, जिन्होंने कैश कराए, जो अब अरब जब छोड़ के चले गए, पहली फुर्सत में जब उनको मौका मिला वो छलांगे लगा के चले गए, तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उन जिनके हकूक पे डाका डाला गया, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इंतशार है वो मजीद बढ़ेगा, एहतजाज मजीद बढ़ेगा, क्योंकि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। जब पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है, जब वो खड़े होकर कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इसी तरह है, उसकी मुशाबहत लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शंस के लिए, तो ये उसको एक एलिटिस्ट क्लब समझते हैं, इक़्तिदार की एक सीढ़ी समझते हैं, जिसमें वो वोट बैंक जो हमने बनाया था, उस वोट बैंक को हमने बनाया था कि हम अवाम के मफाद में इस्तेमाल करेंगे, बासरैयत क़यादत को सामने लाएंगे, दयानतदार क़यादत को सामने लाएंगे, ताकि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सके। अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अकबर एस बाबर साहब, ये फरमाइए था कि आपने जो बनाया, आपके अज़ाइम बहुत अच्छे थे, आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, हम तो नीयत पे शक ही नहीं करते, आपने सब कुछ किया, लेकिन अभी आपने जिक्र किया एटीएम्स का, उजरती लोगों का और कंगलों का, तो मुझे आप ये बताएं कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने दिल पे हाथ रखें तो आप ये महसूस नहीं करते कि जब आपने बनाया तो शायद आपसे भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से ये उजरती, ये कंगले और ये एटीएम जो हैं वो आगे आ गए? देखिए, मेरे इख्तलाफात तो जाते हैं 2011 जी, जब 2011 में पार्टी जिसे कहते हैं ना केम ऑफ एज, उस वक्त तो हमारी पार्टी को टांगा पार्टी कहा जाता था और उसके रूट्स नहीं थे अवाम में। अगरचे जो पार्टी के बानी चेयरमैन थे वो एक सेलिब्रिटी थे, उन्होंने हस्पताल भी बनाया, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन सियासी तौर पे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। वो हमने तकरीबन 10 साल उसमें लगाए पोस्ट 9/11 2011 तक कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी ब्रांडिंग कर सकें। हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई ये हुआ कि हमारे जो कप्तान थे वो हाईजैकर्स के साथ मिल गए, और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। मैं वो वाहिद शख्स था जब पार्टी पॉलिटिकली पीक कर रही थी 2011 में, मैं उस वक्त इनके सामने खड़ा हो गया, मैं उस वक्त उस असूल को अपनाया जिन असूलों पे ये पार्टी बनी थी। अच्छा, और वो जंग जद्दोजहद आज तक जारी है। अच्छा अकबर एस बाबर साहब, ये फरमाइएगा कि तो फिर तो ये आपकी नाकामी हुई, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर तो ये आपकी नाकामी हुई कि आप जिस जद्दोजहद की बात करते हैं उसमें पीटीआई मकबूल तो नहीं हो सकी, अवामी जमात तो नहीं बन सकी। इसका मतलब है कि पीटीआई को अवामी जमात बनाने में, एक मकबूल जमात बनाने में उन हाई जैकर्स ने, आपके बकौल उन हाई जैकर्स ने, उन उजरतियों ने, उन एटीएम्स ने और उन कंगलों ने ही किरदार अदा किया। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, वो इसलिए कि पार्टी सियासी तौर पे, मैंने कहा ना केम ऑफ एज जो अरूज पे पहुंची वो 2011 में थी, जब पाकिस्तान के तमाम तबकात में अक्रॉस द बोर्ड एक उम्मीद की किरण और एक हवा, ताज़ा हवा का झोंका आया, जिसकी एक सिंबॉलिक शक्ल जो थी वो 30 अक्टूबर 2011 का लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में जलसा था। तो वो जो सियासी जो रूट्स थे वो हमारी काविशों की वजह से थे। याद रखिए कि ये जो लोग थे ये उसको कैश कराने के लिए आए। ये एक मिथ है कि वो उनकी वजह से ये पार्टी जो है सियासी तौर पे या पॉलिटिकली या इलेक्शंस में कामयाब हुई। ये जो लोग हैं ये हर
ये फसली बटेरे जो हैं ये हर इलेक्शन में आपको नजर आते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं जहां इनको इक़्तिदार नजर आता है। तो ये हमारी काविशें तो कामयाब हो चुकी थी, अब महज हमने अपने वादों पे अमल करना थे। आपके कप्तान जो थे वो इन हाई जैकर्स के साथ मिल गए, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी जितने भी फैसले हो रहे हैं, आप जो नए टोले की बात कर रहे हैं, तो वो भी बानी चेयरमैन पीटीआई को पता तो है उस बारे में भी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उनसे उन फैसलों से जाहिरन, क्योंकि वो अभी सामने नहीं है, लेकिन जाहिरन यही नजर आता है, क्योंकि ये लोग बाहर आके बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उनको बरी इल्जाम तो नहीं आप ठहरा सकते, क्योंकि जाहिर है कि ये ऐसे खदशात हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनकी मर्जी से हो रहा है। तो देखिए यही तो हमारा अलमिया है कि अगर आपने इन हालात में जो कुछ हुआ, जिसका अंजाम आपके सामने है कि एक जमात जो तकरीबन तमाम सूबों में इक़्तिदार में थी, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, और आज जो है उसकी क़यादत इंतशार का शिकार है, कोई अंडरग्राउंड है, कोई जेलों में है, पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन जेल के अंदर है, और उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो भी दाव पे लगा दिया गया है। ये वो इलेक्शन सिंबल है बल्ला जो मैं लेके आया था इलेक्शन कमीशन से अगस्त 2002 में, जिसके लिए मैं ये जंग लड़ रहा था कि जी सर बल्ला वापस मिल तो गया है। नहीं, उनको मिला देखिए ना। जंग बल्ले की नहीं है, तो सर फिर जंग तो उस असूल की है कि क्या पार्टी का, सर आप पार्टी का हिस्सा थे, तो आपको तो ऐसे कर देते हैं इलेक्शन दोबारा करने के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए था आपको। नहीं हुदा, इस तरह से कर देते हैं। अकबर असबाबर मैंने साहब तो किया ना जी। जी अकबर असबाबर साहब आपने जरूर किया। सर माफी चाहता हूँ, ये सर ये क्वेश्चन भी ले लें। बिल्कुल आपने किया, आपने इलेक्शन कमीशन में भी आप गए। अब ये बता दें कि आज जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है बल्ले के हवाले से, और इलेक्शन में भी 1 महीने से भी कम का अरसा रह गया है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे? क्या लाहमल होगा? क्या आप मौजूदा हाई जैक शुदा पीटीआई को बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने देंगे या अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे? देखिए इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस फैसले को चैलेंज करेंगे कि मेरे नज़दीक ये फैसला एक तरफा भी है, क्योंकि 5 ऐसे मेंबरान थे पीटीआई के जो इलेक्शन कमीशन में गए, जिनके दलाइल और सबूत जो उन्होंने मुहैया किए, उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को यह फैसला दिया। वो 5 जो लोग थे उनको पेशावर हाई कोर्ट से नोटिस तक वसूल नहीं हुए, और उनको इन तमाम जो पेशावर हाई कोर्ट में हेयरिंग्स हुई उसमें वो शामिल भी नहीं थे। उनको मौका नहीं दिया गया कि वो इसमें आके अपना पूरा भरपूर तरीके से वो तमाम सबूत पेश कर सके। अब मैंने फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल लड़ा है, उसमें 200 से ज़्यादा पेशियां हुई हैं, तो हर दफ़ा मुझे इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर नोटिस आता था, बाकायदा उसकी वसूली होती थी। 13 रिट पटिशंस किए हैं इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त, उसके भी हमें बाकायदा समन आते थे। तो यहाँ हमें नोटिस तक वसूल नहीं हुआ। और मेरी इत्तला के मुताबिक कल जब हेयरिंग हुई उसमें एक वकील ने यह सवाल उठाया जिस सवाल को दरगुजर कर दिया गया, तो हमें सुनने का तो कम से कम हमें हक दिया जाना चाहिए था, और हमें बाकायदा नोटिस। अब अगर ये कहा जाए कि जी मीडिया के जरिए, तो अब ये एक नई रविश होगी कि अदालतें जो है मीडिया के जरिए नोटिस सर्व करेंगी, तो यकीनन उनकी जिम्मेदारी थी कि ये तमाम नोटिस हम तक पहुंचते और हम वहां हाजिर होते और हम अपना मौकफ देते। तो इस लिहाज से भी एक कानूनी नुक्ता तो उठता है कि ये एक तरफा फैसला है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के जो बुनियादी आईनी इख्तियारात हैं, जिसको पामाल किया गया है, वो आईनी इख्तियारात जो हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में सामने रखेंगे कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। कि 2 दिन के बाद जो है वो लिस्टें जारी हो जाएंगी। देखिए हमने तैयारी आज से अभी शुरू कर दी है। अभी फैसला भी हम देखेंगे जो पेशावर हाई कोर्ट का आया है, तो जितना जल्दी मुमकिन हुआ हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में होंगे। लेकिन अकबर असबाबर साहब ये भी फरमाइएगा कि जब आपको ये पता था, आपकी इल्म में था कि पेशावर हाई कोर्ट में ये सारा मामला डिस्कस हो रहा है, ज़ेर समात है, तो उस वक्त आपने अपने वकील के ज़रिए से उसमें फरीक बनने को क्यों तरजीह नहीं दी? वो इस वास्ते कि हमें ये तवक्को थी, हमें बाकायदा अदालत की तरफ से एक नोटिस आएगा और हम उस वो जो है ना, वो जो लाडला पीटीआई का वकला का एक अंदाज है कि वो हर अदालत में घुस जाते हैं, चाहे वहाँ उनकी पेशी हो या ना हो, और रोस्टम पे आके, और ये आपके सामने बहुत दफ़ा इस अमल का मुजाहरा भी हो चुके हैं। अब देखिए ना,
अगर आप इनका अंदाजा लगाइए कि पेशावर हाई कोर्ट में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त गई जब इंट्रा पार्टी का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा था। उनकी इस्तदा क्या थी कि जी इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो फैसले का ऐलान ना करे। पेशावर हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर तक ऑर्डर किया कि ये फैसले का ऐलान ना करें इलेक्शन कमीशन। 21 दिसंबर को पीटीआई को अचानक ख्याल आता है कि ये शायद वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फिर दरखास्त दी कि जी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि फौरन फैसले का ऐलान करें। उन्होंने फिर हुक्म कर दिया कि फौरन फैसले का ऐलान करें 24 घंटे के अंदर, जिसके नतीजे में 22 दिसंबर को फैसला आ गया। फिर वो गए पेशावर हाई कोर्ट में, उस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच से एक ऑर्डर लिया। ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन ने वेकेट किया और 9 जनवरी को डबल बेंच के सामने हेयरिंग पेश की। इस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इंटरम रिलीफ के लिए, और आपके सामने टीवी के सामने लाइव ट्रांसमिशन जब चल रही थी, पीटीआई के वकला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे थे कि खुदारा हमें फौरन ये केस लगा के दें, हमें फौरन इसकी तारीख दें कि हम इस केस को, इसकी हेयरिंग हो सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कल ले लीजिए। उन्होंने कहा कल पेशावर में है, परसों की सुबह यानी आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग थी। आज सुबह क्या होता है, आज सुबह पीटीआई जाके सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि जी हम अपनी ये केस विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए ना कि हम तो ये अंदाज नहीं अपना सकते। इनको जो वसीले बने हैं, जिस तरह इनसे ताउन किया गया, तो अनप्रेसिडेंटेड है। हम तो एक आम शहरी, हम तवक्को रखते हैं कि हमारी अदालतें हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। हम रिस्पोंडेंट्स हैं, हम वो बुनियादी 4-5 लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी थी, वो हमें बाकायदा नोटिस देते, समन देते, और अगर हम फिर ना जाते तो फिर हम इल्जाम थे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ थे और डिटेल से गुफ्तगू कर रहे थे, और स्टूडियो में हमारे साथ इमरान याकूब साहब मौजूद हैं। यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट के मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। आज राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन चंद हलकों में सीट एडजस्टमेंट करने पर नून लीग के अंदर से इख्तलाफी आवाज़ें भी उठना शुरू हो चुकी हैं। तनाज़ात वाली नशिस्तों में से एक हलका रावलपिंडी का भी है, जहां से आईपीपी के गुलाम सरवर खान के लिए नून लीग अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शाहिद ने। मैं शाहिद, क्या मामला है ये और वजह क्या है, नून लीग क्यों नहीं एग्री कर रही है? देखिए हुदा, जो रावलपिंडी के 2 बड़े हलके हैं NA-53 और NA-54, और ये 2 बड़े हलके इससे पहले जो अब मौजूदा सिचुएशन है, इससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 बड़े प्लेयर थे, एक गुलाम सरवर खान और दूसरा निसार अली खान। ये 2 बड़े कैंडिडेट्स हैं जो कि इन हलकों से जीतते हैं। निसार अली खान भी इन दोनों हलकों से जीते आए हैं, गुलाम सरवर भी जीतते आए हैं। अब सूरत हाल ये बन गई है कि NA-54 में गुलाम सरवर जहाँ से जीतते हैं वहाँ पर नून लीग इस्तेकाम पार्टी से एडजस्टमेंट कर रही है, और NA-53 से जो जहाँ से भी गुलाम सरवर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन चौधरी निसार अली खान जीते पहले वहाँ से, लेकिन पिछली दफ़ा जो है वहाँ से हार गए थे। वहाँ से इस्तेकाम पार्टी जो है वो नून लीग के हक़ में जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर रही है, और दोनों तरफ से जो नाराज़ अरकान हैं वो अहम किरदार अदा करेंगे। NA-54 की अगर बात कर ली जाए तो NA-54 में गुलाम सरवर खान जो है उनके हक में नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही, और वहाँ जो 2 हलके हैं सूबाई असम्बली के PP-12 और PP-13, उसमें एक जो है वो इस्तेकाम पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आ रहा है अमार खान, और दूसरी जानिब जो है वो देखा जाए तो उमर फारूक जो है वो PP-13 में आ रहा है। अच्छा। तो इस हवाले से जो नून लीग का कारकुन है और नून लीग के जो मुंतखब काउंसलर्स हैं और नून लीग के जो वहाँ पर मुकामी क़यादत है वो बड़ी नाला है। वो कहते हैं कि गुलाम सरवर वो कैंडिडेट हैं, वो शख्सियत हैं जो कि मियां नवाज शरीफ पर ज़ाती हमले करते थे और वो शदीद मुखालफ रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत सी एफ़र्ट्स की हैं, बहुत सा मुश्किल वक्त देखा है, और अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो सीट एडजस्टमेंट की जा रही है और गुलाम सरवर को जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। इसका जो फ़ायदा है खुदा वो सबसे ज़्यादा या तो निसार अली खान जो हैं वो उठाएंगे, या जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त मैदान में आए हैं वो हैं मलक तैमूर खान, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन मलक तैमूर खान इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे अभी तक उनकी पोजीशन जो है वाज़ेह नहीं है।
तो लगता यही है कि या तो इसका फायदा जो है निसार अली खान को मिल जाएगा, अगर नून लीग की क़यादत जो वहाँ नाराज वोट हैं वो ना माने और उनको मनाया ना गया। ये भी तो कहा था कि जी मुझसे छीनी गई थी ये, उन्होंने इस बात का शिकवा किया है कि मुझसे हाथ हो गया था 2018 में। खुदा अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। चौधरी निसार के हवाले से मैं कह रही थी कि पिछले दिनों उन्होंने जलसा किया था और उसमें कहा था कि उन्होंने शिकवा भी किया था कि भाई 2018 में मेरे साथ हाथ हो गया था, इस बार मैं मोहतात रहूंगा। देखिए बिल्कुल ये ठीक उन्होंने कहा है, और इस दफ़ा अगर देखा जाए तो चौधरी निसार अली खान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह और बहुत स्ट्रांग है दोनों हलकों में। उन्होंने 2 बड़े शो किए हैं और 2 बड़े शो जो उन्होंने किए हैं उनमें बहुत से लोग जो हैं वो वहां पर उनके शोज में आए हैं। अगर NA-53 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर राजा कमरुल इस्लाम जो है वो पिछला इलेक्शन हार गए थे, और राजा कमरुल इस्लाम के मुकाबले में जो दूसरा उम्मीदवार था वो तो PTI का उम्मीदवार था, वो जीत गया था, गुलाम सरवर थे। अब गुलाम सरवर वहां से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, तो वहां पर राजा कमरुल इस्लाम है। राजा कमरुल इस्लाम को जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो एक तो ये चैलेंज होगा कि उसको जो PTI का वोट नहीं मिलेगा, दूसरा उसको राजा बशारत का जितना भी हल्का असर है वो वोट नहीं देगा, वो वोट सारे का सारा जो है वो चौधरी निसार अली खान को जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती तो पीपल्स पार्टी का वोट भी चौधरी निसार के पलड़े में ही जाएगा। और अब दूसरा राजा कमरुल इस्लाम को वोट जो मिलेगा वो अपना वोट बैंक होगा, उसका अपना जाती या मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक होगा। इसमें चौधरी गुलाम सरवर जो हैं उनका वोट बैंक को किरदार अदा नहीं करेगा। और दूसरी जानब अगर NA-54 की बात की जाए तो NA-54 में जो नाराज वोट है वो बहुत ज्यादा है मुस्लिम लीग नून का, और वो अगर गुलाम सरवर को वोट नहीं पड़ता तो वो जो है वो चौधरी निसार अली खान को पड़ जाएगा वोट, और चौधरी निसार अली खान की पोजीशन जो है मजबूत हो जाएगी। तीसरा उम्मीदवार जो कि मलिक तैमूर खान है, अगर वो सामने आते हैं और उनको हमायत जो है वो PTI की आ जाती है या PTI का उनको टिकट मिल जाता है तो फिर वाज़े तौर पर आपको पता है कि PTI का वोट बैंक जो है उस हल्के में पहले बहुत ज्यादा था, वहां चौधरी निसार अली खान जो गुलाम सरवर जो है उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी। और अब गुलाम सरवर जो है वो पार्टी बदलने के हवाले से उनको नाराजगी का भी वहां पर सामना है। तो वहां पर जो इलेक्शन एक तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, और ये देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून वहां से सीट एडजस्टमेंट करके कैसे जीतेगी। ठीक है, उनके लिए देखते बड़ा हैं कि नून लीग मुश्किल सीट दोनों हल्के जो है एडजस्टमेंट इस हल्के से कैसे करेगी। चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।